अब देखो मैं इसको एक बार दोबारा ब्रीफ में पानी लूँगा। ठीक है, अब लिखना तो अब लिख लो। 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है हमारा। टोटल जो लैंड एरिया 5 एकड़, अथॉरिटी टर्म्स में बात करें तो 20,000 मीटर का प्लॉट है। ठीक है, फ्रंट और डेप्थ की बात करें तो फ्रंट 100 मीटर है, डेप्थ हमारी 200 मीटर है। ठीक है, ये जो रोड दिख रहा है आपको 42 मीटर वाइड रोड है, आगे जाके FNG कॉरिडोर को कनेक्ट कर रहा है ऐसे। ठीक है, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद। इसका जो मैंने आपको बेनिफिट क्या बताया, सारी मेजर सिटीज़ जो भी NCR का पार्ट है इस पर्टिकुलर लोकेशन को कनेक्ट करती है। ठीक है, अब एरिया की हम बात कर रहे थे जो छूट गया था हमसे, तो इस एरिया में कस्टमर को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ITS तो बहुत जगह पे बन रहा है, यहाँ पे भी है, यमुना एक्सप्रेसवे भी है, आप थोड़ा आगे पीछे जाओ तो इंडिविजुअल प्लॉट्स काफ़ी हैं। जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं ये 140 है, ये 140A है, यहाँ 90 है, ये IT का हब बन रहा है। ठीक है, इसके बाद इतना बड़ा लैंड पार्सल, फिर यमुना एक्सप्रेसवे, इंडिविजुअल प्लॉट्स होंगे बीच में बहुत, लेकिन इतना बड़ा लैंड पार्सल फिर आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। और यमुना एक्सप्रेसवे विल टेक एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स, मतलब इस स्टेज में आने के लिए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से चीज़ें नहीं होती, आपकी इंडस्ट्री भी चाहिए, IT भी चाहिए, कमर्शियल भी चाहिए, रेजिडेंशियल भी चाहिए, तो उस स्टेज पे भी वो नहीं है। तो इसीलिए इस एरिया की डिमांड भी है। और दूसरी चीज़, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी हो गया आज के टाइम पे। जैसे पहले लोग कहते हैं 18 ये सेंटर ऑफ द सिटी है, आज के टाइम पे ये सेंटर पॉइंट हो जाता है। रीज़न बीइंग कि एक्सप्रेसवे ऑलरेडी आपका वर्किंग कंडीशन में है। सेक्टर रोड, सर्विस रोड मिला के बात करें तो 24 लेन आपका होता है। ठीक है, इंटरनल रोड्स की हम बात करें तो 40-40, 45-45 मीटर रोड आपके इंटरनल रोड्स हैं। बहुत से शहरों में तो इतने बड़े हाईवेज़ होते हैं आपके। ठीक है, और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, एक और ऐड ऑन क्या हो गया इसमें कि आपका FNG आपके इस लोकेशन के साथ अटैच हो गया। ठीक है, मेट्रो ऑलरेडी आपकी वर्किंग है। ठीक है, अब IT का हब तो बता दिया मैंने, लेकिन IT का हब चलेगा कैसे। ठीक है, उसके लिए आपके लोग भी चाहिए आसपास। 137 आपका रेजिडेंशियल है, 143 रेजिडेंशियल है, जहाँ ऑलरेडी लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा पीछे हमारी इंडस्ट्री है, सामने आप देख रहे हो। ठीक है, इस लेन में पूरी इंडस्ट्री है आपकी। 136 कॉरपोरेट है, 62-63 के बाद दूसरा एरिया कॉरपोरेट जो यहाँ पे आके बना मेट्रो के साथ में बिल्कुल। तो ऑल टुगेदर कहने का मतलब यहाँ हर एक चीज़ अवेलेबल है जो एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए होती है। अब कंपनीज़ यहाँ क्यों आएंगी, वो भी इसीलिए आएंगे कि यहाँ हर चीज़ अवेलेबिलिटी, और सबसे बड़ी चीज़ है बेटर कनेक्टिविटी। बेटर कनेक्टिविटी के आप हो सकता है आप दिल्ली से आ रहे हो, आप फरीदाबाद से आ रहे हो, ये गाज़ियाबाद से आ रहे हो, तो इस एरिया में क्या है, हर आदमी को एक बेटर फैसिलिटी मिलती है आने के लिए। मतलब ट्रांसपोर्ट की सर्विस कह लो, रोड्स देख लो, मेट्रो देख लो, तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए IT कंपनीज़ वहाँ आती हैं। एक तो जहाँ हब होता है, IT कंपनीज़ को इंफ्रा तो चाहिए चाहिए, बेटर कनेक्टिविटी चाहिए चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ उनको चाहिए एक एम्बियंस होता है IT का, एक कल्चर होता है IT का। IT वहाँ मतलब कहीं इंडिविजुअल स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, वहाँ बड़े ब्रांड्स कभी नहीं आते हैं। ठीक है, छोटी छोटी कंपनीज़ आएंगी जिनका आपको पता नहीं है, साल में चले, 2 साल चले, 3 साल चले, खाली हो जाए। जो बड़े ब्रांड्स हैं, TCS हो गए, सैमसंग हो गए, सब चीज़ें जो हैं वो वहीं आती हैं जहाँ पे आपका एक, जैसे आप साइबर सिटी है गुरुग्राम में, बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स हैं। ये क्यों चलते हैं, एक लाइन में दुनिया भर की IT है। ये इसलिए चलते हैं कि इनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो एनवायरनमेंट ये पर्टिकुलर लोकेशन आपको प्रोवाइड कर रही है। लोकेशन से क्लियर है आपको, लोकेशन का कोई डाउट। फ्रंट कितना बताया था आपने इसका? 100 मीटर। ठीक है, दूसरा अब हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इस एरिया में आज लें, आज इन्वेस्ट करें। जिस प्राइस ब्रैकेट में इस लोकेशन पे चीज़ें आज मिल रही हैं, प्लस ये प्रोजेक्ट आज खड़ा हो जाएगा, आज ही चल जाएगा। हमें आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं बताना। कई जगह पे होता है ना, आप एक प्रोजेक्ट बेचते हो, मतलब मैं यमुना एक्सप्रेस पे बात करूँ, नो डाउट बहुत ब्राइट फ्यूचर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ अभी 8 से 10 साल लगेंगे इस स्टेज पे आने के लिए, जितनी मर्जी तेज़ आप डेवलपमेंट कर लो, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री वगैरह सेटअप होने में टाइम लगता है। इंफ्रा तो गवर्नमेंट बना लेगी, गवर्नमेंट प्लेन्स भी उड़ा लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा आउटवर्ड्स जाती है सिटी से, बाहर से अंदर नहीं आती है ना। तो जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं ये डेवलप्ड एरिया है, यहाँ आज प्रोजेक्ट खड़ा होगा, आज आपका रेंट आउट हो जाएगा, आज आप यूज़ कर सकते हो, आज आप बेच के एग्जिट कर सकते हो, अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो। रीज़न बीइंग कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी यहाँ ऑलरेडी अच्छे रेट पे प्रिवेल करती है। अब हम एक शॉर्ट में ब्रीफ में दोबारा दे देता हूँ इसका। 5 एकड़ का प्रोजेक्ट बताया मैंने। पहला प्रोजेक्ट है यहाँ का जो आपका पोडियम बेस्ड है। बाय पोडियम आई मीन के रोड लेवल से 3 मीटर उठा के इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका पोडियम है। उसका एक एडवांटेज मैंने आपको बताया जैसे कि एक हाइट अच्छी मिलती है। दूसरा एडवांटेज मैंने आपको बताया कि एक पार्किंग का लेवल, पार्किंग बहुत बड़ा कंसर्न है। मैंने आपको बताया ना कि आज भी लोग पार्किंग की वजह से प्रॉपर्टीज़ छोड़ देते हैं।
हमारे पास एक पार्किंग का लेवल एक्स्ट्रा है। 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में 3 लेवल की पार्किंग है, 2000 प्लस कार्स की पार्किंग हमारे पास ऑलरेडी है, विच इज़ मोर देन एनफ इन 5 एकड़ प्लॉट। अदरवाइज़ मैंने -2 और -1 की आपकी सीलिंग हाइट भी बताई है, आपकी 16 फीट के आसपास है। तो हम मैकेनिकल करके नंबर ऑफ पार्किंग्स ऐड ऑन कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ठीक है। तीसरा एडवांटेज क्या है इसका, एक तो जो मेन एंट्री है हमारी, जो पूरा ड्राइव थ्रू है प्रोजेक्ट में से 9 मीटर्स का, और ये एग्जिट है, ये रोड लेवल पे है। तो कार्स आपकी नीचे नीचे मूव करेंगी, प्रोजेक्ट के अंदर व्हीकुलर मूवमेंट जीरो हो जाती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, कार्स भी मूव कर रही हैं, पार्किंग में भी जा रही है, और डिस्टर्बेंस भी होती है, पोल्यूशन होता है, बड़ी चीज़ें होती है। यहाँ वो चीज़ नहीं है। ये मैंने सीटिंग बताई है आपको टावर ए और बी के बैक साइड पे, इसको हम बोलते हैं एल्फ्रेस्को सीटिंग। एल्फ्रेस्को सीटिंग क्या होती है? ओपन एयर सीटिंग। ये कॉन्सेप्ट भी नोएडा में फर्स्ट टाइम है। नॉर्मली कमर्शियल्स में जैसे मैंने आपको बताया बैठने की स्पेसेस नहीं होती, वो स्पेस हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें ऑफिस के लोग भी यूज़ कर सकते हैं। आपके ऑफिस में मान लीजिए स्पेस कम है, या आप ओपन एक अलग क्लाइंट से अलग मीटिंग करना चाहते हो, एक आउटिंग पे जाके मीटिंग करना चाहते हो, लंच करते करते मीटिंग करना चाहते हो, तो ये वो स्पेस है। वॉक-इन्स के लिए भी स्पेस मिलती है, रिटेल के लिए भी एड ऑन है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको वाइट कलर का, जो मॉडल में दिखाया, ये फैल्कन शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये न्यूयॉर्क बेस्ड है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है WTC का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सबने सुना होगा, आप गूगल भी करोगे तो आपके पास इमेजेस आ जाएंगी इससे मिलती जुलती, ठीक है। ये रोड लेवल पे है आपका। इसका एरिया लगभग 6750 स्क्वायर फीट का है, जिसके अंदर ओपन कैफेज और लॉन्च वगैरह आएंगे, आसपास सिटिंग स्पेसेस, वाटर बॉडीज, ये एम्फी थिएटर दिख रहा है आपको। तो बेसिकली क्या है, एक तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, दूर से लोगों को दिखेगा। एक तो प्रोजेक्ट जब पोडियम पे होता है तो कार से दूर से दिखेगी आपको, पोडियम ग्राउंड फ्लोर नॉर्मली रोड से विजिबल नहीं होता, लेकिन जब हाइट मिलती है तो विजिबिलिटी एक बेटर विजिबिलिटी हो जाती है। दूसरा ये एडवांटेज है, ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसकी वजह से भी एक विजिबिलिटी अच्छी होती है। प्लस ये किस लिए होता है, नॉर्मली जो इवेंट्स होते हैं दिवाली वगैरह के आसपास, या कोई आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, कोई ऐड करना चाहते हो, तो सब इसके आसपास होता है, सीटिंग स्पेसेस, वाटर बॉडीज़, तो ये सब चीज़ें इसके आसपास ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट पे कि हम क्या ला रहे हैं इसमें। ITS के बारे में तो आप जानते हैं, ऑफिस स्पेसेस और रिटेल स्पेसेस होते हैं, ठीक है। ये जो हम फ्लोर प्लान देख रहे हैं ये आपका रिटेल है, पूरा का पूरा पोडियम फ्लोर पे जो है, ठीक है। टावर वाइज हम बात करें तो टोटल 5 टावर है, टावर A, टावर B, टावर C, टावर D एंड टावर E। टावर A ग्राउंड प्लस 23, ग्राउंड मैंने आपको रिटेल बताया ऑलरेडी, ठीक है। हाइट की कोई बात करें तो 14 फीट की सीलिंग हाइट है हमारी ग्राउंड फ्लोर की। फर्स्ट ऑनवर्ड्स टिल 21st फ्लोर हमारे लॉकेबल ऑफिस स्पेसेस है। एक एवरेज साइज़ आपका 600 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। एक फ्लोर पे 23 यूनिट्स हैं, और फ्लोर प्लेट की अगर हम बात करें तो लगभग 18,500 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट है। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, साइजेस वगैरह क्या अवेलेबल है क्या नहीं, 600 के आसपास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। 22nd और 23rd फ्लोर पे आपका डबल हाइट का टेरेस और स्काई बार है, ठीक है। लिफ्ट्स मैंने आपको बताई था, हर कोई पूछता है, तो 6 लिफ्ट, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये 6 लिफ्ट आपकी पैसेंजर, और ये एक है सर्विस, ठीक है। ये टावर B है, ग्राउंड प्लस 19, इसमें 6 लिफ्ट है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये आपका कॉमन लॉबी, रिसेप्शन, दोनों टावर्स। टावर C आपका, इसमें सिर्फ हम ग्राउंड बेच रहे हैं, ठीक है, इसमें बाकी ऊपर नहीं बेच रहे। तो इसी ग्राउंड प्लस 15 है 15, ठीक है। इसमें सिर्फ ग्राउंड बेच रहे हैं, बाकी हम अपने पास रखेंगे फॉर जनरेटिंग रेंटल पोस्ट पोजेशन, एक रेंटल वाला इनकम बिल्डर अपने लिए बना रहा है। इसी पे टॉप पे क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, जितनी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए टावर प्रीमियम है। नॉर्मली बिल्डर्स क्या कहते हैं, पीछे का बेचते हैं, फ्रंट अपने पास रखते हैं। हमने ये टावर रखा है, और ये पीछे नहीं है, अभी साइड देखेंगे ना बिल्कुल सामने दिखेगा आपको टक्कर पे। हाइट की वजह से इसकी बेटर विजिबिलिटी होती है, रोड से सामने दिखेगा आपको, क्योंकि ये कॉर्नर्स पे टावर, ये वैसे ही लो राइज है आपका, ठीक है। टावर D और टावर E आपके लो राइज हैं, ग्राउंड प्लस 1। ग्राउंड पे हाई स्ट्रीट रिटेल कह लो, लॉकेबल स्पेसेस है, फर्स्ट पे आपका फूड कोर्ट आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग पे। हम बेचना क्या, हमें ये वाले स्पेस बेच रहे हैं जो नॉन लॉकेबल है। प्रोजेक्ट क्लियर है आपको, इसमें कुछ पूछना है, डाउट तो कर लो, फिर मैं प्राइसिंग पे। फैल्कन की क्या हाइट होगी टेंटेटिव? ये 40-45 फीट के आसपास। शुरू करो, ऑफिस से स्टार्ट करो।
जो आपको ठीक लगे। रिटेल अनलॉकेबल स्पेस ना। नॉन लॉकेबल। ठीक है, अब मैं प्राइसिंग बताता हूँ आपको कैसे करनी है। टावर सी F&B फूड एंड बेवरेजेस में जो रेस्टोरेंट स्पेस मैंने आपको बताया पोडियम पे। तो ग्राउंड फ्लोर का टोटल एरिया यहाँ पे कितना है बताया था आपने? ऐसे देखो टोटल रिटेल तो 1.25 स्क्वायर फीट के 1.25 लाख आसपास स्क्वायर है, फीट है। इंक्लूडिंग आपका लॉकेबल स्पेसेस। लॉकेबल स्पेसेस इसमें हमने पैचेस में खोला है। ये वाला पैच लगभग 12,800 स्क्वायर फीट के आसपास था। ये वाला लगभग आपका 6,000 स्क्वायर फीट का। अभी इसमें भी कुछ खोला है, अभी मिक्स इन्वेंट्री मिलेगी आपको। ठीक है, अब हम प्राइस की बात करें तो BSP है जो हमारा वो है 29,000 पर स्क्वायर फीट। इसमें हम क्या दे रहे हैं आपको एक बेनिफिट। अदरवाइज इस लोकेलिटी में आसपास के जो हम कंपैरेटिवली अगर आप देखते हो तो ये प्राइस आपका विदाउट AR है। विदाउट AR है आसपास जो भी कमर्शियल बिक रहा है, लेकिन हमारा भी विदाउट AR है अगर आप लॉकेबल लेते हो। 29,700 उस पर आऊँगा मैं। लेकिन हम रिटेल में ही ऑप्शन दे रहे हैं नॉन लॉकेबल में विद 12% एश्योर रिटर्न। एश्योर रिटर्न का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? 29 लाख लगा के वही 29,000 रुपये महीना आता रहेगा। पेमेंट प्लान के हिसाब से। हम डाउन पेमेंट नहीं है हमारे पास। डाउन पेमेंट नहीं है। सिंगल पेमेंट प्लान है, उस पर मैं आऊँगा अभी। तो छोटा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट 50 भी नहीं है। अभी देखो ना, मजे देखना आप, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है क्योंकि मार्केट में किसी के पास नहीं। आप चाहे यहाँ चले जाओ, ग्रेटर नोएडा चले जाओ, एक्सटेंशन चले जाओ, यमुना एक्सप्रेसवे चले जाओ, ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी बिल्डर अपना प्रोडक्ट ऐसे नहीं कर बिल्डर मेरा प्रोडक्ट खराब हो रहा है। हमारे पास माल बचा नहीं है अभी। ऑफिस भी लगभग बिक गया, रिटेल भी बिक गया। जब तक नया प्रोडक्ट नहीं आता तो हमें तो अब जैसे चैनल्स, अब आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो आपको रोटेशन नहीं दूंगा तो आप तो यहाँ से उठ के दूसरे पे चले जाओगे। तो इसलिए हमारी चाहे मजबूरी कह लो कुछ कह लो, ये प्रोडक्ट हमने लाया। इसका बेनिफिट आपको भी मिल रहा है और कस्टमर को भी मिल रहा है। ग्राउंड फ्लोर में तो कोई भी अनलॉकेबल ऐसे नहीं काट के बेच रहा नहीं देता। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट इसलिए सबसे ज़्यादा बिक रहा है हमारा। तो मतलब बिल्डर को लालच नहीं, बिल्डर चाहता है कि लोग कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहें, कस्टमर उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं। देखो 29,000 रुपये का रेट है, 12% AR के साथ। 700 रुपये के अदर चार्जेस हैं जिसमें लीज, रेंट, IFMS, पावर वगैरह सब चीज़ें हैं। पावर बैकअप 30,000 रुपये पर KVA अप टू 100 स्क्वायर फीट। सिंगल यूनिट कोई लेता है जैसे 102 स्क्वायर फीट, 108 स्क्वायर फीट, तो उसमें 30,000 लगेगा। जैसे मल्टीपल होंगे ऐड ऑन हो जाएगा। 200 कोई लेता है तो 60,000। GST हर पेमेंट के साथ 12% जाएगा। पेमेंट प्लान करें हम बात तो 10% बुकिंग अमाउंट है। 50% आपको कंप्लीट करना है विद इन 30 डेज। तो 50% मैं अपफ्रंट लिख रहा हूँ अभी। क्लियर है? ठीक है। 25% देना है आपको 10th फ्लोर की रूफ कास्टिंग पे। कितना टाइम लगेगा? मतलब ये मान के चलो 5-6 महीने में आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। डिमांड टावर ए के हिसाब से जाएगी क्योंकि टावर सी में तो हमने अपर फ्लोर बेचने ही नहीं है ना। तो इसमें जाएगी आपकी कैसे हो साइलेंट पर आपका स्विच ऑफ जा रहा है। मैंने बोल रहा हूँ देखो एक बारी में तो चीज़ें आती नहीं है ना। फिर भी मोटा मोटा मैं कुछ टाइप करके भेज दूंगा। कस्टमर आएगा जैसे जैसे विजिट कराएंगे तो चीज़ें हाँ 2-3 विजिट में सब समझ आ जाता है। छोटा प्रोजेक्ट है ना, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो बेसिक फोकस भी हमने इस प्रोडक्ट पे करना है जो मैं नॉन लॉकेबल बता रहा हूँ। ऑफिस में तो लिमिटेड इन्वेंट्री, कोई कस्टमर आ रहा है तो ऑफर करो, कोई छोटा साइज़ भी अवेलेबल नहीं है। अब एक आध यूनिट 800 स्क्वायर फीट की, अदरवाइज 1400-1500 स्क्वायर फीट। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है। रीज़न बीइंग कि ग्राउंड फ्लोर पर नॉन लॉकेबल स्पेसेस पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं है। ये प्राइस ब्रैकेट में और ये साइज़ में। ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा था ये 29,000 रुपये का बेसिक सेल्स प्राइस है हमारा। ये 12% AR के साथ दे रहा है। इस प्राइस में AR के साथ भी कोई नहीं दे रहा। हम खुद नहीं दे रहे लॉकेबल में। लॉकेबल हमारा विदाउट AR लगभग 29,700 रुपये का रेट है। ये इस कॉर्नर पे है राइट? हाँ इस कॉर्नर पे वाला। नहीं इस कॉर्नर पे बिल्कुल टक्कर पे आएगा। बाहर चलेंगे ना बिल्कुल सामने दिखेगा, पोडियम है ना, तो हाइट से दूर से रोड से ड्राइव करते हुए दिखेगा ये वाला। समझ गया। ठीक है। अब 700 रुपये पर स्क्वायर फीट के हमारे अदर चार्जेस हैं। लीज, रेंट, आपका IFMS, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब चार्जेस। 30,000 रुपये का पावर बैकअप है। एवरेज साइज़ हमारा 102-108 स्क्वायर फीट इस तरह की यूनिट्स हैं। तो उस पर 1 KVA लगेगा। इसके कोई मल्टीपल लेगा तो ऐड ऑन होता जाएगा। जैसे 200 कोई लेता है तो 60 हो जाएगा, 300 लेता है तो 90 हो जाएगा। GST हर पेमेंट के साथ 12%। 12%। ठीक है। पेमेंट प्लान की हम बात करें तो बुकिंग अमाउंट वही 10% है। विद इन 30 डेज यू हैव टू कंप्लीट 50%। मतलब अप फ्रंट एक तरह से आपका 50% हो गया। 25% 10th फ्लोर की रूफ कास्टिंग पे,
25% आपकी टॉप फ्लोर पे, और ये जो अदर चार्जेस हैं ये आपके हैं ऑन पोजेशन। कुछ जैसे आप तो कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे थे, कोई जीएसटी रिबेट वगैरह भी है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कंपनी का कुछ नहीं? नहीं, आप किसी कंपनी का भी कोई लेता है तब भी रिपेट नहीं देते, क्योंकि हम प्राइस में काफ़ी वो दे रहे हैं ना। तो इस मतलब ये जो चीज़ें सब कुछ सेम है, सब क्लियर है इसमें, इनमें भी कोई छूट नहीं है, इनमें भी कोई छूट नहीं है, इनमें भी कोई छूट नहीं है। और ये प्रोडक्ट ऐसा है इसमें डिस्काउंट भी नहीं जाता। बाकी अब देखो मार्केट में कोई चीज़ें ख़राब करता है, 10 लोग बैठे हैं, आप जानते ही हो। ये हो गया। अब इसमें हम बात करें कि बेसिक कॉस्ट क्या आ गई हमारी। तो मोटा मोटा मैं 100 स्क्वायर फीट राउंड में लेता हूँ या 102 ले लेता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेमन टी। कोई क्लाइंट का फोन आ रहा है, ठीक है, हमने लिया 102 स्क्वायर फीट राउंड में, कुछ साइज टी एन दोनों की, ठीक है 29,58,000, 29,58,000 बेसिक कॉस्ट है ये 102 स्क्वायर फीट की, ठीक है। साइज़ के हिसाब से मैं एक्सेल शेयर कर दूंगा, उसमें आप डालेंगे एग्जैक्ट वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट पेमेंट की बात करें इंक्लूडिंग बुकिंग अमाउंट, तो फर्स्ट पेमेंट होगी @50%, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 14,79,000, क्लियर है। अब इस पे हम 1% ऑफर कर रहे हैं फॉर 26 मंथ्स। 26 मंथ्स क्या है, ये हमारा पोजेशन टाइम मई 26, जो हम कमिटमेंट पीरियड आपको लिख के दे रहे हैं एग्रीमेंट में, ठीक है। एग्रीमेंट पे भी आऊँगा, उस पर हम क्या लिख के दे रहे हैं, क्या पेनल्टी क्लॉज है, उस पर बाद में, ठीक है। तो 1% के हिसाब से आपका हो गया 14,790 रुपये मंथली, ठीक है। हम देखेंगे पोजेशन तक हमें कितना मिल गया, तो 26 महीने अगर पोजेशन को मिले हैं, बचे हैं, तो इंटू 26 करेंगे तो ये आपका आ गया 3,84,540। इस पर रेरा क्या है टाइमलाइन कंप्लीट करने की? रेरा का ही बता रहा हूँ, रेरा की डेट हमारा मई 26 को रेरा आया था। रेरा पे आता हूँ ना, पहले ही समझा देता हूँ, फिर वो सारा अलग से मैं ब्रीफ करूँगा, लैंड क्या है, रेरा कैसे, मैं आपका वेट कर रहा था, नहीं तो ब्रीफ कर देता हूँ पहले मैं, आप भी समझ लो, ये तो चीज़ें हो जाएंगी क्लियर, वो होना जरूरी है, ठीक है। ये आ गया। ऐसे ही आपकी सेकेंड पेमेंट @25%, ये आ गई 739,500। इस पे 1% हम दे रहे हैं 18 महीने के लिए। वी आर एक्सपेक्टिंग के जब 10th फ्लोर डलेगा वहाँ से हमें 18 महीने लगेंगे पोजेशन में, ठीक है। तो इंटू 1% करते हैं तो 7,395 ये मंथली मिलना शुरू हो जाएगा आपका जब 10th फ्लोर पे आपने ये पेमेंट करी, इन एडिशन टू दिस, ठीक है। ये चलता रहेगा आपका पोजेशन तक, और ये आपका ऐड ऑन हो जाएगा। तो 10th फ्लोर से मोटा मोटा आपका 21-22 हज़ार रुपये महीना आना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको भी हम इंटू 18 करते हैं कि 18 महीने में कितना कस्टमर को मिल जाता है टोटल पैसा, 1,33,110 रुपये। ये पूछ लेना आप, क्लियर नहीं होगा ना अगर, ठीक है। थर्ड पेमेंट सेम आपकी 25% की है। एनपीवी कितना है? एनपीवी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इस पे 1% दे रहे हैं हम 12 महीने के लिए, ठीक है। ये हो गया मंथली आपका, मतलब इस स्टेज से आपका 12 महीने लगेंगे पोजेशन में, तो 88,740। अब टोटल AR जो हमारा आ गया, तो ये हम रख लेते हैं A B C, तो इन तीनों को हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया 6,06,390 रुपीज़। ये आपका AR आया था ओवर द पीरियड ऑफ 26 मंथ्स 1% करके, है ना। जैसे अब आप NPV पूछ रहे हो, तो नॉर्मल सिनेरियो में NPV पहले कैसे हुआ करता था कि अगर देखो पहले तो AR में बिल्डर बेचता क्यों, क्योंकि AR में बिल्डर इसलिए बेचता है कि उसको पैसे चाहिए होते हैं शुरू में, बाहर से फंडिंग ना उठा के। किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में देखो लोन तो शुरू में होता नहीं है, जो कस्टमर ने लोन करा लिया जाए रेजिडेंशियल में, तो इसलिए बिल्डर AR में बेचता है कि अपने पैसे बचाता है, मार्केट से पैसे ना उठा के 3-4-5% कस्टमर को एक तरह से रेंटल दे रहा है मंथली, ब्याज कह लो रेंटल कह लो। तो विन विन सिचुएशन है कस्टमर के केस में भी, हमारे केस में भी। तो उस केस में क्या होता था, कस्टमर कह रहा है, हर कस्टमर तो नहीं लेता था AR, हर कस्टमर कहता है कि भैया मुझे अपफ्रंट डिस्काउंट कर दो, मुझे AR नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं NPV, जैसे आप बोल रहे हो नेट प्रेजेंट वैल्यू।
तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होता था पहले 30:70, अदरवाइज 20:80। तो अगर हम 20:80 भी लेते हैं तो कहने का मतलब ये है, अगर अप फ्रंट कोई कस्टमर डिस्काउंट मांगता है तो बिल्डर का तो कैलकुलेशन था कि भाई मुझे इतना पैसे इससे लेना है, मेरा प्रोडक्ट बनाना है। अब कस्टमर डिस्काउंट मांग रहा है तो बिल्डर उस केस में 20% काटता है, 80% आपको डिस्काउंट करता है किस अमाउंट का, जो आपका टोटल AR बन रहा है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेज पे अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है फंड्स की, हमारा प्रोडक्ट भी लगभग बिक गया, हमारे पास फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो 20% है ना, ये हम एक तरह से वेवर दे रहे हैं कस्टमर को, तो एक तरह से हो गया 100% वेवर दे रहे हैं, मतलब कोई डिडक्शन नहीं कर रहे इसमें। और ये कस्टमर को आपको तरीके से जता के देना है कि कस्टमर देखो, कस्टमर क्या है, हमारी मेंटालिटी कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए, कस्टमर डिस्काउंट मांगता है, तो आपको ये कैलकुलेशन बतानी ही पड़ेगी कि वो सारी कहानी पेन पेपर की और कैलकुलेशन की है। जहाँ आप सोचो यार इतना कौन कैलकुलेशन करेगा, आप सीधे लास्ट में आ जाओगे ना तो कस्ट करेगा। ठीक है, तो कस्टमर को ये 20 आके देना है कि सर ये 20% कटता है, इसकी कैलकुलेशन बनाओ। नॉर्मली इस टाइम पे हम आपको वेवर दे रहे हैं, ये डिस्काउंट दे दिया, आधे कस्टमर यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इफेक्टिव कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी आफ्टर NPV, तो खैर रहा ही नहीं है क्योंकि ऑफर ही हो गया एक तरह से। ठीक है, तो बेसिक कॉस्ट क्या थी हमारी 29,58,000 थी ना, माइनस आपका 6,06,390। ठीक है, तो ये आ गया 23,51,610 रुपये, ये आ गया आपकी कॉस्ट। डिवाइड बाय हम साइज़ करते हैं, 102 स्क्वायर फीट लिया था हमने, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई 23,055 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब ये प्राइस आप ऑलरेडी कमर्शियल कर रहे हो, कहाँ पे मिल रहा है आपको, वो भी ग्राउंड ground फ्लोर पे, वो भी F&B सेक्शन के अंदर, वो भी लीज गारंटी के साथ, वो भी इस साइज़ में और इस प्राइस ब्रैकेट में। अब इस हिसाब से आपका पेमेंट प्लान चलेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपका 50% जाएगा, ये आ गया 11,75,805 रुपये। जो पहले पेमेंट कितनी जानी थी आपकी, लगभग 14 लाख समथिंग, 1479। ठीक है, 25% फिर इस हिसाब से आपकी जाएगी 5,87,903। इसमें टेंटेटिव आप कितना टाइम आ जाएगा 25% वाली पेमेंट में? ये जल्दी आ जाएगा यार, जल्दी? लगभग 6-7 महीने में आ 6-7 जाएगा, जल्दी भी आ महीने। सकता है, 3-4 में भी आ सकता है, जिस स्पीड में कंस्ट्रक्शन मतलब 15 लाख 16 लाख रुपये चाहिए अभी ना। हाँ, चाहिए। फिर ये लास्ट डिमांड लास्ट डिमांड स्ट्रक्चर पे, पूरा स्ट्रक्चर पे, फिर अदर चार्जेस पोजेशन पे। स्ट्रक्चर कितने में तो तैयार हो जाएगा इसके बाद? स्ट्रक्चर देखो 23 फ्लोर है, तो ये मान के चलो साल, सवा साल, 1.5 साल टाइम मिल ही जाएगा। साल 1.5 साल। ठीक है, अब ये आ गया, ये तो आपने कस्टमर को समझा दिया। ठीक, अब बेनिफिट क्या है, कस्टमर किसी भी तरीके से जा सकता है, अगर उसको चाहिए ही रिटर्न तो रिटर्न भी ले सकता है, ही कैन गो इधर वे, अगर उसको रिटर्न चाहिए रिटर्न ले, ये चाहिए ले। सो लाइक PDCs देते हो ट्रांसफर? दोनों को, दोनों? जैसे कस्टमर को चाहिए हम नॉर्मली ट्रांसफ़र देते हैं। ट्रांसफर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, BSP हमारा कितना था 29,000। ठीक है, ऑफर के बाद कितना आ गया हमारा 23,055, तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों में 6,000 ठीक है 5945। ठीक है, ये जो डिफरेंस अमाउंट है, इस पे रजिस्ट्री कॉस्ट भी बचती है, इस पे GST भी बचता है, और इस पे लोगे GST भी इसी पे दोगे, रजिस्ट्री भी इसी पे दोगे। अगर हम बात करें मोटा मोटा GST और रजिस्ट्री की 12% और 7% ही लेके चलें, रजिस्ट्री 19% हुआ, 19% हो गया, मोटा मोटा 1129 रुपये के आसपास। तो 1129 रुपये का मतलब हो गया आपका, ये पुरानी मीटिंग भी यहाँ आई है, अर्जुन भाई ये सारे अर्जुन वगैरह सब आ गया, अभी आए हैं जनवरी में। अच्छा, जो वहाँ काफ़ी अच्छा काम करे थे संजीत भाई के साथ। बस चल रहा होगा, इधर भैया को जानता है ना काफ़ी टाइम से, अच्छा, अभिषेक ये हो, अभिषेक भैया को अच्छे से जानता है ना, तो कुछ हुआ होगा आपस में प्लानिंग। बढ़िया है, ठीक है। मेरे को एक ना ये मुस्लिम एम्प्लॉई था, ये जो मैं जैसे बता रहा था, मान लीजिए अब जैसे ये प्राइस आया आपका, तो कस्टमर को क्या बेनिफिट है, अगर कस्टमर मतलब वैसे भी जा सकता है, लेना चाहे रिटर्न तो ले सकता है, लेकिन उसको समझाओ कि कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब आपका पैसा नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, तो आप एक साइज़ थोड़ा सा पैसा और डाल के डबल कर लो, क्योंकि एप्रिसिएशन आपको AR कभी नहीं देगा, आपको साइज़ एप्रिसिएशन देगा ना। तो इस पे लेगा कस्टमर तो रजिस्ट्री भी इसी पे, GST भी इसी पे। अब जो डिफरेंस अमाउंट इन दोनों का मिला के आता है, जो हमारी कॉस्ट आई लगभग 6,000 रुपये का आता है, तो 6,000 के हिसाब से मोटा मोटा 11 आ गया रजिस्ट्री और जी। तो 1100 इंटू अगर हम साइज़ करते हैं तो मोटा मोटा 1.25 लाख रुपये कस्टमर का ये बचता है।
यहाँ 20% का बेनिफिट, यहाँ 1.25 लाख बच रहा है और अपफ्रंट बच रहा है। और अगर वो साइज़ थोड़ा सा पैसा ऐड ऑन करके साइज़ बढ़ा लेता है, जैसे वो 6 लाख हो गए, प्लस ये यहाँ पे जीएसटी भी मोटा मोटा 7 सवा 7 लाख बच गए, 4-5 लाख का और जुगाड़ करके 200 स्क्वायर फीट कर लेगा तो उस पर अप्रिसिएशन भी मिलेगा, बाकी AR में अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया कस्टमर पर्सपेक्टिव से जो आपने प्रोडक्ट उसको ब्रीफ किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आते हैं लीज़ पे। ठीक है, तो लीज़ पीरियड जो है मिनिमम हम लिख के दे 9 ईयर्स का, फर्स्ट लीज़ जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लीज़ कितनी है हमारी, ₹180 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, लॉक इन पीरियड की बात करें हम, लॉक इन लीज पीरियड का क्या सिस्टम होता है संकेत जी? जी लीज का क्या सिस्टम होता है? तो लीज हर 9 साल में रिवाइज होती है जनरली, और हर 3 साल में 15% से इंक्रीमेंट होता है वो रेंट। और लॉकेबल लीज कितनी होती है? लॉकेबल लीज लॉकेबल लीज कितनी होती है? उधर भी बताया था ना सिक्का में। देखो मैं इसमें बताता उसको कोई हूँ। लीज नहीं। देखो लीज़ का क्या है, अब देखो 2 तरह की लीज़ हो, एक तो लॉकेबल प्रोडक्ट हो गया जैसे भैया बोल ही रहे हैं। ठीक है, लॉकेबल में क्या है, एक तो बिल्डर असिस्ट करता है आपको, लिख के नहीं देता अगर छोटा स्पेस है आपका तो। ठीक है, लॉकेबल लीज़ क्या होती है, मान लो 600 स्क्वायर फीट का ऑफिस है या एक 500 स्क्वायर फीट की दुकान है, तो 11-11 महीने का एग्रीमेंट होता है स्टैंडर्ड, अगर फॉर्मेट में हम बात करें तो बस आएगा नहीं। और छोटा ब्रांड लॉन्ग लंबी लीज़ करता नहीं है। ठीक है, उसका पता नहीं है 11 महीने में खाली होगा, 12 महीने में खाली होगा। ये लॉन्ग टर्म लीज होता है, एक मिनिमम लिख के हम 9 ईयर्स की देते हैं। जब हम एग्रीमेंट में किसी के साथ आएंगे, ये 12 साल की भी कर सकते हैं, हम 15 की भी कर सकते हैं, 22 की भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हल्दीराम वगैरह है, 200 से 250 आउटलेट होंगे उनके NCR में, है ना। तो ये लोग कभी प्रॉपर्टी खरीदते नहीं हैं, क्योंकि अगर ये लोग प्रॉपर्टी खरीदने लग गए तो कब रेवेन्यू लेंगे, कब कमाई करेंगे, तो हमेशा लीज पे जाते हैं। और ये लॉन्ग रन में लंबे चलते हैं, इसलिए चलते हैं, इनका सेटअप में पैसा लगता है ना। यही कॉन्सेप्ट आपका IT में भी आता है। IT में जब बड़े फ्लोर्स पे हम नॉन लॉकेबल में बेचते हैं, जो नॉन लॉकेबल फ्लोर्स बेचते हैं, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, कंपनी का सेटअप लगता है, सर्वर्स लगते हैं, बड़ी चीज़ें लगती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आप सैमसंग देख लो, नोएडा में कितनी जगह पे बैठा हो, जहाँ जहाँ उसने प्रॉपर्टी ली, एडवांट आपके सामने, KPMG सैमसंग, उसके सामने 135 में TCS, कोग्निजेंट, मेटलाइफ, ये सारी कंपनीज 10-12-15 साल से बैठी हुई हैं। इसलिए ब्रांड्स लॉन्ग रन में अच्छे चलते हैं और ये एक प्रोडक्ट को चलाने में भी बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट में अच्छे अच्छे ब्रांड्स बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ सैमसंग है, TCS है, KPMG जैसे ब्रांड हैं, क्योंकि जिन्होंने पूरे पूरे फ्लोर ले रखे हैं, उसका इम्पैक्ट आपका लॉकेबल स्पेसिस पे भी पड़ता है ना। हर आदमी चाहता है कि मेरा ऑफिस की एक जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस बड़ा मायने रखता है। आज एडवांट एक एड्रेस बन चुका है ना, लैंडमार्क बन चुका है। तो हर आदमी को लगता है यार मैं उस लोकेलिटी में जाऊँ, चाहे मैं रेंट पे जा रहा हूँ, चाहे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, जहाँ अच्छा माहौल हो, अच्छा एम्बियंस हो, एक अच्छा कल्चर हो। जितने बड़े ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स हों, ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी बढ़ेगी, अप्रिसिएशन भी आएगा, प्लस रेंटल वैल्यू भी फ़र्क पड़ता है। यही एक एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है और आपकी प्रॉपर्टी में बड़ा कुछ है ना, रेंटल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ एग्जांपल देख लो, रेजिडेंशियल देख लो, कमर्शियल देख लो। अब यही आप एडवांट में रेंटल देख लो, यही आप लॉजिक्स का टेक्नोवा है उसमें रेंटल देख लो, कितना डिफरेंस है। जबकि टेक्नोवा की लोकेशन कोई ख़राब लोकेशन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट जैसे उसने डिज़ाइन किया या जैसे उसने बनाया, उसका इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों पे। लॉक इन पीरियड मींस लाइक लॉक इन पीरियड मीन्स कि मैं बता रहा हूँ, जैसे लीज पीरियड हम दे रहे हैं 9 ईयर्स का। ठीक है, 180 रुपये स्क्वायर फीट की जो लीज दे रहे हैं, हम दे रहे हैं टिल फर्स्ट लीज। तो फर्स्ट लीज का मतलब जब तक लीज नहीं होती तब तक 180 रुपये पर स्क्वायर फीट देंगे हम आपको। उसके बाद हम देंगे एज पर एक्चुअल, जितने पे चढ़ेगा वो मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है, अब लॉक इन पीरियड का मतलब हो गया, मान लीजिए पोजेशन के बाद मेरा प्रोडक्ट नहीं चढ़ पा रहा लीज पे, तो तब भी मैं 3 साल तक आपको मिनिमम लीज पे करता रहूँगा। एक मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, सिक्योरिटी, कस्टमर के एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि यार बिल्डर मेरे को दे रहा है और पॉकेट से कोई भी नहीं देता। बिल्डर जो लीज लिख के दे रहा है 7-7.5% लिख के दे रहा है, और ये एवरेज लीज बड़े आराम से चढ़ती है। इस लोकेशन में ग्राउंड फ्लोर की हम बात कर रहे हैं और वो भी रेस्टोरेंट स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट बड़े आराम से लीज पे चढ़ता है। इस पर अब ये देखो 180 रुपये के हिसाब से मोटा मोटा आपका 18,360 रुपये की लीज़ होगी। बेसिक कॉस्ट आई 23 लाख, 24 लाख 25 लाख रुपये लगा के अगर आपको 18-19 हज़ार रुपये तो बिल्डर मिनिमम लिख के दे रहा है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम भी आता है, तो इससे अच्छा रेंटल कहाँ है। आज करोड़ रुपये का फ्लैट लेके करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करके 20-25 हज़ार रुपये किराया आता है। आप फर्निश कर लोगे फ्लैट 30 हज़ार रुपये आ जाएगा। हर 11 महीने बाद आप रेनोवेशन करोगे, उसमें जितना आपने लगाया होगा पैसा उसका आधा पैसा फिर लगेगा आपका। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपका एक क्या ऐड ऑन है, एक इसमें आपको केपेक्स के जो चार्जेस हैं वो एज़ पर एक्चुअल जो उस टाइम पे लगेंगे
केपेक्स पता है? Interior and all. हाँ इंटीरियर वगैरह, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी लगेगा अंदर, वो लगभग मेरे हिसाब से आपका 1000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास मैक्सिमम लगेगा। 1000 से 1500 रुपये होता है सुपर एरिया का, वो कस्टमर देगा। कस्टमर देगा। वो लगता है देखो 1000 से 1500 रुपये होता है सुपर एरिया का, लेकिन जब केपेक्स चार्ज होता है वो होता है कारपेट एरिया का। तो मोटा मोटा ये मान के चलो 70,000 रुपये से लाख रुपए के बीच में खर्चा वो आएगा 100 स्क्वायर फीट का। ये हम नॉन लॉकेबल की बात कर रहे हैं। हाँ नॉन लॉकेबल की। बट इसमें तो जो केपेक्स चार्ज होता है वो टेनेंट बेयर करता है ना, जो भी आप टेनेंट ले जाएंगे। नहीं ये कमर्शियल उसमें ऑफिस में नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें आप वो टेनेंट पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना, और इसमें हम बाकी चीज़ों में छूट भी दे रहे हैं हर चीज़ पे। सेकेंडली जो मैं पूछ रहा था आपसे, लॉकेबल लीज 9 साल की जो लीज होती है वो पहले 3 साल की लॉकेबल लीज होती है। मतलब कि 3 साल में भाई साहब अगर कोई टेनेंट आप लेके आते हो तो चाहे वो रहे, उसका बिजनेस सर्वाइव हो या ना हो, वो लॉकेबल पे ही चलेगा। 3 साल का रेंट देना पड़ेगा बेयर मिनिमम। ठीक है, इस केस में क्या लॉक इन पीरियड 3 साल का, लेकिन उस केस में एक फर्स्ट लीज तक अगर नहीं चढ़ता तो 3 साल, अदरवाइज एज पर होती लीज तो 9 साल की होगी, वो चलेगी 9 साल तक। ठीक है, तो ऐसा फिर आपका कुछ पूछने जाते हैं फिर मैं ऑफिस पे आता हूँ। जो क्वेश्चन पूछे बाकी लॉकेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है बस रेट का, हाँ है लॉकेबल ना? लॉकेबल में साइजेस देखो लॉकेबल पे फोकस नहीं करना है, उसमें यूनिट्स है नहीं हमारे पास ज़्यादा, और प्राइस का भी डिफरेंस काफ़ी आ जाता है। अगर आपने एक कस्टमर को ये प्राइस बता दिया फिर उसके बाद वो बताओगे ना तो कभी नहीं लेगा। कस्टमर ये पूछता है सर, इस बेल्ट में इतने ऑफिसेज बन रहे हैं, इतनी डिमांड होगी आने वाले टाइम में? पहला क्वेश्चन जो कस्टमर पूछ सकते हैं। बिल्कुल, देखो अमित भैया आपको पता है सब मैं चीज़ें। सर नहीं मैं हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरे को आंसर पता है, नहीं, मैंने नहीं, बच्चों मैं के लिए उस- अपनी वो बात कर मैं उसी पे बता रहा हूँ। एक्चुअल क्या है देखो, पहले तो हम आते हैं अपने प्रोडक्ट पे। इस लोकेलिटी में जितने प्रोडक्ट हैं, चाहे साइबरथम हो, CRC हो, ईऑन हो या अल्फाथम हो, और हमारा प्रोडक्ट है 5 एकड़ का। 5 एकड़ 5 एकड़ ही होता है ना? 13.5 एकड़, 11.5 एकड़, 27 एकड़, 25 एकड़, है ना? तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना वो टाइम लेगा बनने में। हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो हम भी टाइम लेंगे, ऐसा नहीं है मैं कोई जादू की छड़ी घुमाऊंगा जल्दी बना दूंगा, है ना? हमारा प्रोडक्ट भी टाइम लेगा। तो अगर एक प्रोडक्ट आपका 3 साल में मार्केट पर वैल्यू पे आ रहा है, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस पे कब आएगा? जब वो रेडी टू मूव इन होगा, जब पोजेशन आएगा। मान लो हम 3 साल में बना रहे हैं, मेरा जॉइनिंग प्रोडक्ट, मेरा खुद का प्रोडक्ट, मैं दूसरे से कंपैरिजन नहीं करता, मेरा दूसरा प्रोजेक्ट मान लीजिए 15 एकड़ का है, मैं उसमें 5 साल ले रहा हूँ, 6 साल ले रहा हूँ। तो कस्टमर का चाहे आपका रेंटल का वो था, चाहे आपका बेचने का था, चाहे आपका यूज़ करने का था, तो आप कब यूज़ करोगे? 5 साल बाद, 5.5 साल बाद। इस प्रोडक्ट में बंदा रेंटल कब लेना शुरू कर रहा है? 3 साल बाद। 3 साल बाद यूज़ कर रहा है, 3 साल बाद बेच रहा है मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस पे तो तभी आप आओगे जब आपको पोजेशन मिलेगा, अदरवाइज आप अंडर कंस्ट्रक्शन के प्राइस पे खेलोगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। 6 साल में कस्टमर 2 बार रोटेशन कर सकता है, जिसको अप्रिसिएशन लेके री इन्वेस्ट करते हैं जो लोग, है ना? आज के लाइफ टाइम में बंदा 1 या 2 बार या 3 बार री इन्वेस्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। अब एक प्रोडक्ट आपको 6 साल में 5 साल में मिलेगा, भाई 12 साल में आप 2 बार ही तो कर पाए अपना पैसे को रोटेट। हर आदमी के पास ऐसा तो नहीं 4 जगह इन्वेस्ट करेगा, 5 जगह इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो फैक्टर है कि लैंड का साइज़ कितना आपका, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप पिछले 10 साल का सिनेरियो देखते हो तो जितने छोटे प्रोजेक्ट्स थे, चाहे किसी कोई उसका नाम जानता था नहीं जानता था, सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ मैं आपको, एक्सोटिका है, कोई जानता था उसको उस टाइम पे? सबसे सस्ता बिकता था, आज सबसे महंगा बिकता है, सबसे अच्छा बना हुआ है ना? ये लॉजिक्स हो गया, सुपरटेक हो गया, आपका पारस हो गया, ये कितने महंगे बिकते हैं। जिस रेट पे आज से 6-7 साल पहले बिक रहे थे, उस रेट पे आज भी थोड़े दिन पहले तक प्रॉपर्टी मिल रही थी। सही बोल रहा हूँ, 5-6 महीने पहले तक मतलब 4400-4000 के आसपास ये प्रॉपर्टी बिक रही थी। वहीं अगर आप एक्सोटिका कंपेयर करो तो आज मुझे लग रहा है 10-12 हज़ार से नीचे नहीं मिल रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इसमें। प्लस जब पोजेशन आता है तो जितना छोटा प्रोजेक्ट होगा उसमें ऑक्यूपेंसी जल्दी आती है ना? जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो यार आप एक जगह पे मान लीजिए 1000 ऑफिस है और एक जगह पे 5000 ऑफिस है, तो 1000 ऑफिस ऑक्यूपाई होने में टाइम कम लगेगा, 5000 में ज़्यादा लगेगा। तो जो भी रेंटल पे लोग आते हैं आपके पास, वो भी तो ये चीज़ देखते हैं ना। फैसिलिटीज़ की बात करो, अगर हम कंपैरेटिवली आसपास देखें, बड़े प्रोजेक्ट में जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो आपका क्लब हो, पूल हो, इनमें भी जैसे हम टॉप पे दे रहे हैं,
ये फैसिलिटीज़ हमने अगर नहीं दी, अब मान लो एक टेनेंट है, उसको मैंने 50,000 रुपये ऑफिस दिया एक छोटा, जहाँ रिटेल स्पेस दिया, उसको फैसिलिटीज़ चाहिए ना कि उसको इसमें भी रेंट वही पे करना है, इस पे भी रेंट, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से ब्रांड में जा रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ अल्टीमेटली वो करती है। अब हम आते हैं कि भाई इतने ज़्यादा ऑफिस बन रहे हैं तो चलेंगे नहीं चलेंगे। यही बात अगर हम 8 से 10 साल पहले इस लोकेशन पे रेजिडेंशियल के लिए भी करते थे कि कौन आएगा, आज के टाइम पे रेंट पे भी आप रेंट की बात करो, जो 6-8 महीने तक 12-13-14 हज़ार में एक नॉर्मल 2 BHK मिलता था, आज वो 25-26 हज़ार रुपये मांग रहे हैं लोग। अगर आप कॉस्ट की भी बात करो तो जैसे मैं 6 महीने पहले आप डिफरेंस पता है, अब कॉस्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो गई अच्छे, और फ्लैट्स भी अवेलेबल नहीं है। हम कमर्शियल की बात करें तो ये बेल्ट देख लो आप, इसके पास की एडवांट के पीछे की बेल्ट सारी ऑक्यूपाइड है, कुछ खाली नहीं है। अगर आप फैसिलिटी अच्छी दे रहे हो, आपके लीजिंग पार्टनर्स अच्छे हैं, तो आपका प्रोडक्ट चलता ही चलता है, ठीक है। डिमांड की अगर हम बात करें तो ये गिनती के 4-5 प्रोजेक्ट हैं। इसके बाद इतना लैंड पार्सल मैंने आपको बताया, यमुना एक्सप्रेस वे है, मतलब ये जो IT का हब है। इंडिविजुअल प्लॉट्स हैं नो डाउट है, जैसे एस का है और भी लोगों का है, लेकिन IT का हब यही है। इसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे है, और हमेशा जो डेवलपमेंट आउटवर्ड्स जाती है सिटी से, जो ऑक्यूपेंसी मतलब ऑक्यूपाई होना शुरू होती है बिल्डिंग सिटी से बाहर की तरफ होती हैं, तो वहाँ जब तक आएगा तब तक एरिया पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, क्योंकि रेजिडेंशियल का भी है, आपका इंडस्ट्री भी यहाँ पे है, इसीलिए कंपनीज आएंगी, क्योंकि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इनको बताया, आसपास कनेक्टिविटी जो है इस एरिया से बेटर कनेक्टिविटी किसी की नहीं है, और FNG कनेक्ट होते ही इस एरिया का अलग ही एक चार्म निकल के आएगा। और ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ऑक्यूपेंसी भी अच्छी बढ़ेगी। आप अल्फा तंग की ऑक्यूपेंसी देखो ना, जो मतलब 6-8 महीने पहले क्या थी और आज काफ़ी डिफरेंस आया, मतलब 20% बढ़ा ही है ऑक्यूपेंसी रेट। अब जैसे जैसे लोग पोजीशन ले रहे हैं तो ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। और हमारे प्रोडक्ट में एडवांटेज क्या है, हमारा प्रोडक्ट एक तो छोटा तो है ही है, लॉकेबल टावर जो 100% सिर्फ सिंगल टावर है वो टावर A है, जिसमें कि लगभग 50% से ज़्यादा एंड यूज़र हैं। जब 50% से ज़्यादा एंड यूज़र हैं तो रेंटल वाली प्रॉपर्टी लिमिटेड रहेगी, तो ऑटोमेटिकली उसका रेंटल भी अच्छा आएगा और डिमांड भी ज़्यादा आएगी। टावर B में हमारे लगभग 3 से लेकर 14वां फ्लोर तक आपका, मतलब मोटा मोटा ये मान के चलो कि 10 फ्लोर के आसपास, 10-11 फ्लोर हमारे नॉन लॉकेबल हैं, जो हम लीज़ पे चढ़ा रहे हैं। टावर C हम बेच ही नहीं रहे लीज़ वाला, ऊपर ग्राउंड फ्लोर के अलावा वो हम लीज़। प्लस इसमें क्या है कि पार्किंग हम बेच नहीं रहे, ऑप्शनल है, और 99% केसेस में हमने कस्टमर्स को ऑफर, हम उस पर भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसा है जो लीज़ मॉड्यूल पे है। तो जब लीज़ मॉड्यूल पे प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट चलता भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि बिल्डर का उसमें खुद का लालच है। बिल्डर के लिए सबसे आसान है बना के डिलीवर कर देना। भाई मेरा काम था बना के देना, चढ़े ना चढ़े आपकी सरदर्दी है, मैंने आपको बना के दे दिया। लेकिन इस केस में क्या है, बिल्डर का खुद का लालच है, पार्किंग से कमाई है, मेंटेनेंस से कमाई है। ये जो ऑफिस स्पेस है इसमें हम शेयरिंग ले रहे हैं, इसमें मैं बताना भूल गया, हम रिटेल में शेयरिंग नहीं ले रहे, जो एक्चुअल रेंटल आएगा वो मिलेगा। इसमें मिनिमम के ऊपर जो भी आएगा ऑफिस में वो 50-50 की शेयरिंग है, तो वो भी बिल्डर का रेवेन्यू है। टॉप पे इसमें हम जो बार वगैरह आ रहा है, जो आपका स्काई बार वगैरह, उसमें हमारा है क्लब है, हम मेंबरशिप वगैरह कुछ नहीं बेच रहे, जिम हो गया, क्लब हो गया, पूल हो गया। तो बिल्डर की करोड़ों की रेंटल की इनकम है। तो जब करोड़ों की रेंटल की इनकम है, अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट चलता ही चलता है। मतलब वही है कि बिल्डर का खुद का इंटरेस्ट है, तो हाँ, खुद का इंटरेस्ट है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल देखो ना, JP हॉस्पिटल है, उसके सामने उसी की बेटी का JC वर्ल्ड है, ऑलमोस्ट सेम एरिया में बनना था, उसका स्ट्रक्चर कब से बनकर रेडी है, क्योंकि वो उसने बेचा हुआ है, वो उनका रेवेन्यू, वो 2 साल में JP हॉस्पिटल बन गया, वो प्रोडक्ट अब पिछले 10 साल से पेंडिंग पड़ा है। भाई साहब क्वेश्चंस पूछो, जो नेगेटिविटी है सर का। हाँ पूछो, लैंड का बता दो, लैंड क्या क्या पूछ सकता है भाई आपको क्वेश्चन पूछने हैं, डेवलपर बैकग्राउंड भी। हाँ वो भी बता देता हूँ। आपको लगे कि मैं गलत पूछ रहा हूँ, सही पूछ रहा हूँ, गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ पूछना है, बस अपना डाउट क्लियर करना है आपको। अच्छा बैकग्राउंड का बता देता हूँ मैं आपको इनका। देखो अब लैंड की मैं पहले बात, यार वो आया बंदा एक बार देख लेना। देखो ये लैंड 5 एकड़ की लैंड है, ये हमें मिली है NCLT के थ्रू। NCLT के बारे में तो सब जानते हो आप लोग, ठीक है। तो NCLT तो पूछो। NCLT क्या होता है? NCLT क्या होता है? NCLT इज अ काइंड ऑफ कोर्ट जो सिविल के अफेयर्स देखता है। NCLT का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो क्या होता है, ये लैंड इससे पहले किसी और डेवलपर की, आपने नोएडा में देखा बहुत सारी लैंड NCLT में चलेगी, है ना। NCLT में चलेगी मतलब मैं नहीं बना पाया एक टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, लैंड, ठीक है। रीज़न है कि भैया अगर ये बिल्डर एक्स बिल्डर की है, पहले क्या होता था लैंड की आपको पेमेंट करनी होती है, 10 साल में पेमेंट करनी होती थी। 3-4 साल किसी ने लैंड की पेमेंट नहीं करी, जिसकी भी बिल्डर की लैंड थी, तो अथॉरिटी क्या करती है, उसका लैंड
जो एग्रीमेंट होता है वो कैंसिल कर देती है। तो फिर उसके बाद दोबारा ई बिड लगती है उस लैंड पे। उस ई बिड लगने के बाद जो बिल्डर ज़्यादा बिडिंग लैंड उसके नाम पे लौट हो जाती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। राइट राइट, ठीक है। तो ये लैंड सेल्टी, तो इससे पहले किसकी थी लैंड? रोहताश प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, लखनऊ बेस्ड डेवलपर था जिसकी ये लैंड थी। इंसॉल्वेंसी में चला गया। वो इंसॉल्वेंसी का मतलब वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। जितनी भी उसकी लैंड थी, चाहे नोएडा में, लखनऊ में, सब उसमें चली गई। तो ये लैंड हमें मिली फिर एनसीएलटी के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, जब आप एनसीएलटी से लैंड लेते हो, वहाँ पे जैसे बिडिंग होती है तो हमारे फेवर में हुई, ठीक है। लैंड पेड अप है, वो किश्तों वाला सिस्टम खत्म होगा, जैसे भैया ने बताया 10-10 साल वाला, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि कस्टमर में एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, फेथ आ जाता है कि भाई बिल्डर ने अगर 80-100 करोड़ रुपये लैंड का दिया है तो अब बिल्डर बनाएगा और टाइम से बनाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बेनिफिट है इसका कि एक तो जब आप लैंड ट्रांसफ़र करते हो, नॉर्मली आपने देखा हो बहुत सारे डेवलपर्स में आप चेक किसी नाम से लेते हो, डेवलपर अलग नाम से होता है। तो हमने क्या करा, वो विच इज़ लीगल, मतलब वो गलत नहीं है, आपके नाम पे कंपनी थी, मैंने ट्रांसफ़र करी, डायरेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए, तो मैं डायरेक्टर बन गया, लेकिन कंपनी का नाम वही रहता है नॉर्मल केसेस में। हमने क्या किया, अथॉरिटी में ट्रांसफ़र चार्जेस पे किया, टीएम पे किया उसके बाद, जो बहुत सारे डेवलपर नहीं करते। तो जो रजिस्ट्री फिर हमने अपने नाम पे कर ली। तो अब जो ये लैंड रजिस्टर्ड है, ये जीवाई ग्रुप के नाम पे ही रजिस्टर्ड है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? आप जो भी चेक लोगे जीवाई के नाम पे ही लोगे। जीवाई बस या जीवाई इंफ्रा डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, इंफ्रा डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसी के नाम पे आपके चेक्स जाएंगे। लैंड का क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं बैकग्राउंड पे। तो ये लोग कौन है? दे वर इनटू कंस्ट्रक्शन सिंस 1986, मतलब 1986 से ये लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में थे। और कहाँ से स्टार्ट किया है इन्होंने? द्वारका से। जब द्वारका में कुछ भी नहीं होता था, जब लोग, आपने भी सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी, जब फ्रेंड्स भी बोलते होंगे यार उस टाइम पे 5 लाख का फ्लैट आ रहा था, आज 2 करोड़ का, आज 3 करोड़ का। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो द्वारका में जो CGHS बने हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग, ठीक है, वहाँ से इन्होंने, जो DDA की बनती थी, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो लगभग 10 से 11 सोसाइटीज़ इन्होंने द्वारका में, 10-11 गुरुग्राम में, नोएडा में अगर आप अवेयर होंगे सेक्टर 50 से पॉश लोकेलिटी है, आलोक विहार 1, 2, 3, सागर अपार्टमेंट्स, ये लोग इन्होंने ऑलरेडी बना रखे हैं ये प्रोजेक्ट्स। लगभग 31+ सोसाइटीज़ दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड ओवर द पीरियड ऑफ 36 ईयर, मतलब ऑलमोस्ट दे हैव लेगेसी ऑफ मोर देन 3 डेकेड्स। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका क्या एडवांटेज है? एक तो देखो, जब एनसीएलटी से किसी भी नए डेवलपर को लैंड अलॉट होती है, बिडिंग तो होती है, प्लस बैकग्राउंड भी चेक होता है, फाइनेंशियल्स भी चेक होते हैं, उसी के बाद किसी को अलॉट होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें बेनिफिट क्या है, हम ये प्राइस ब्रैकेट जो हम दे रहे हैं, क्यों कम दे रहे हैं मार्केट का कंपैरिजन? कस्टमर ये भी तो पूछ सकता है आपसे, भैया वो 27 का बेच रहा है, 28 का बेच रहा है, आप 23 में क्यों दे रहे हो? तो हम इसीलिए दे रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन की एक्सपर्टीज़ ही हमारी पिछले 30-35 साल की एक्सपर्टीज़ है। तो हमने कोई आउटसोर्सिंग नहीं करी, कंस्ट्रक्शन हम खुद कर रहे हैं, इन हाउस कंस्ट्रक्शन इन हाउस हमारी टीम है, चाहे सिविल की हो, लेबर हो, सब इन हाउस है। इन हाउस होने से क्या होता है, जो प्रॉफिट मार्जिन हमने एक आउटसोर्स एजेंसी को, या आउटसोर्स कंपनी को देने थे, उसका बेनिफिट हम खुद भी ले रहे हैं और एक कस्टमर को भी पास ऑन कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्राइस भी कम है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है इन हाउस होने का, कि आपकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से खींचती है, ठीक है। लास्ट ईयर 25 मई के आसपास हमारा रेर आया था, 2 जून को हमने भूमि पूजन किया था। तो भूमि पूजन का मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटा देखो आप, जून जुलाई को अगर हमने भूमि पूजन किया तो वो जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम पे बारिश का सीज़न होता है। इस टाइम पे बारिश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब कंस्ट्रक्शन ऊपर आ जाए, लेकिन जब आप ग्राउंड स्टेज पे होते हो या एक्सकेवेशन स्टेज पे होते हो, तो 1-1.5 महीना वो आपका, उसके बाद दिसंबर में 20 से 25 दिन NGT के। तो मोटा मोटा मान के चलोगे 6-6.5-7 महीने की कंस्ट्रक्शन है। एक बार आप देखोगे, टावर A में लगभग हम 4थे फ्लोर के आसपास की छत डाल रहे हैं, टावर B में आप 1st-2nd फ्लोर पे आ चुके हो ऑलरेडी, इतने कम टाइम में। कंस्ट्रक्शन की पेस बहुत अच्छी चल रही है। और NCLT इन्वॉल्व होने का बेनिफिट ये होता है कि वहाँ क्वार्टरली रिपोर्ट भी जाती है, बड़ी चीज़ें होती हैं किस स्टेज में, तो हम टाइम से आगे ही चल रहे हैं। हमारा टारगेट है कि उससे पहले ही डिलीवर कर दें। हम तो कस्टमर को ये भी बोल देते हैं कि भाई जो हम 26 महीने, जैसे स्टार्टिंग में हम क्या था, जो एग्रीमेंट में लिख के दे रहे हैं ना आपको, हम लिख के दे रहे हैं फ्रॉम 36 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेरा। उस हिसाब से आपका मई 26 हो गया। अगर डिले होता है प्रोजेक्ट तो 3 महीने तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका SBI का जो भी मार्जिनल लेंडिंग रेट है,
जैसे मतलब हाउसिंग लोन जो हो गया, होम लोन जो हो गया आपका, प्लस 1%, वो हम आपको एज अ पेनल्टी पे करेंगे ईयरली। अगर मान लो 8.5% है या 9% है, तो मोटा मोटा 10% के आस 9.5-10% के आसपास का आपको पेनल्टी भी पे करेगा बिल्डर, और ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। काफ़ी रिफाइंड एग्रीमेंट है हमारा, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ सब लिखी हुई हैं, ठीक है। तो रेरा कब है इसका? 26 मई 25 मई 2026 ना 2026। कोई भी अपने पॉकेट से देना नहीं चाहता, हम तो कस्टमर को ये भी बोलते हैं अगर मैंने मई से पहले दे दिया 1-2 महीने पहले, तो जो आपने 2 महीने एक्स्ट्रा डिस्काउंट लिया वो भी मैं माइनस करूँगा। और ओनर्स के लाइक कितने डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे भी? किसमें? इसमें जीवा जीवा में एक ही एक ही है। नाम क्या है उनका? है, नवनीत नवनीत? दुहान, नवनीत दुहान। दुहान। अच्छा। उन्हीं के वो है, मतलब नाम पे है, सब कुछ उन्हीं पे है, ठीक है। बैकग्राउंड अच्छा है, काम अच्छा खींचा है, और मार्केट में अब जीवाई का नाम बहुत अच्छा हो गया है, ऑलरेडी लोग जानते हैं। अभी इस लोकेशन पे कोई भी अगर किसी भी प्रोडक्ट को देखने आता है तो हमारे प्रोडक्ट पे ज़रूर आता है। मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना हमारा इतने टाइम फ्रेम में बिकेगा, उससे डबल ही बिका है हमारा। मार्केट भी अच्छी है नो डाउट, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में भी दम है। बाकी बेसिक्स मैंने बता दिया आपको, बाकी आप लोग जानते हो सब कुछ, आस्ता आस्ता चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी आप जैसे जैसे कस्टमर पूछेगा आपके मन में डाउट आएगा। कोई भी नेगेटिव क्वेश्चंस है, दिस इज द राइट टाइम। जो आपको चैलेंजेस लगता है फेस हो सकते हैं मार्केट से या कस्टमर से, बिल्डर बैकग्राउंड से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, आप सर से पूछ सकते हो। अनुभव एक ग्रुप बना दियो, सर के साथ सारी